जरा सोचिए ना, हम्म। मतलब एक बहुत ही मशहूर और काबिल डॉक्टर है, हाँ और वो एक एकदम नई चमत्कारी दवा लेकर आता है। हाँ वो पूरी दुनिया से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ये दवा सबसे आधुनिक है, इसके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं और हर किसी को अपनी बीमारी में यही दवा खानी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या होता है? होता ये है कि जब वो डॉक्टर खुद बीमार पड़ता है ना, तो वो उस नई और आधुनिक दवा को छूता तक नहीं है। अरे बाप रे। बिल्कुल, इसके बजाय वो क्या करता है, वो चुपचाप अपनी पुरानी भरोसेमंद दवा की डोज ले लेता है। मतलब ये एक ऐसा नजारा है जो किसी के भी मन में गंभीर सवाल खड़ा कर देगा ना। बिल्कुल कर देगा, मतलब ये तो सीधा सीधा दोहरे मापदंड की बात होगी। एकदम सही कहा आपने। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले डबल स्टैंडर्ड पर बात कर रहे हैं जो किसी अस्पताल में नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे गलियारों में चल रहा है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत की है आपने, क्योंकि आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी दोहरेपन की जड़ों को उखाड़ती है। कृपा शंकर जी का लिखा एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख है, द पेंशन पैराडॉक्स, अ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। और मजे की बात यह है कि ये लेख सिर्फ कुछ बोरिंग आंकड़ों या अर्थशास्त्र के जटिल नियमों के बारे में नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा ऐसे। ये सीधा इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन प्रणाली के बीच की ये जो खींचतान है ना, ये वास्तव में हमारे लोकतंत्र की बुनियादी समानता और सामाजिक न्याय पर एक सीधा प्रहार है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे ये पेंशन का मुद्दा न केवल एक बजट या अकाउंटिंग का विषय नहीं है, मतलब ये सत्ता के उस असली खेल को उजागर करता है जहां नियम बनाने वाले खुद को उन नियमों से बाहर रखते हैं जो वो बाकी पूरे देश पर थोप देते हैं। सही बात है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि आज की स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से राजनीतिक नीतियों का जिक्र है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान लिए गए फैसले और देश की आर्थिक असमानता को लेकर कुछ बेहद कड़े दावे किए गए हैं। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बताना जरूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है। हमारा काम केवल और केवल लेखक द्वारा जो तथ्य, आंकड़े और तर्क दिए गए हैं उनका पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करना है ताकि हम इस पूरे विषय की परतों को खोल सके। ये स्पष्टता वाकई जरूरी है, क्योंकि जब हम इन तर्कों की शुरुआत देखते हैं ना, तो लेखक हमें सीधे हमारे बचपन की उन नागरिक शास्त्र की किताबों की तरफ ले जाते हैं। अरे हाँ, सिविक्स की किताबें। बिल्कुल, जहां हमने लोकतंत्र की वो एकदम आदर्श परिभाषा पढ़ी थी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना। कागज पर तो ये एक बहुत ही संतुलित गणित के समीकरण जैसा लगता है, जहां हर नागरिक की आवाज का वजन बराबर होना चाहिए। लेकिन लेखक इसी परिभाषा को ना आज की कसौटी पर कसते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि जमीनी हकीकत में ये समीकरण पूरी तरह से उलट चुका है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पेंशन के मुद्दे पर आने से पहले लेखक ने ना उस राजनीतिक जमीन की हकीकत बयान की है जिस पर ये पूरी बहस खड़ी है। और इसकी शुरुआत वो एक ऐतिहासिक तुलना के साथ करते हैं। उनका तर्क है कि पुराने जमाने में जब राजतंत्र हुआ करता था ना, तो राजा निर्विवाद रूप से मालिक होता था। बिल्कुल, राजा ही सर्वे सर्वा था। लेकिन उस राजतंत्र में भी राजा के मन में अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने की एक स्वाभाविक जिम्मेदारी होती थी। वो जानता था कि उसका शासन और उसकी विरासत उसी प्रजा से जुड़ी है। और यहीं लेखक एक बहुत ही धारदार विषमता खींचते हैं। हाँ, राजतंत्र से लोकतंत्र में आना ये एक ऐसा कदम होना चाहिए था जहां जनता असली मालिक बन जाए, है ना? बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र का फंडा है। लेकिन लेखक का तर्क है कि समय के साथ ये आदर्श पूरी तरह से विकृत हो गया है। आज की व्यवस्था में जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजा था, हाँ, वो प्रतिनिधि अब खुद को मालिक समझने लगे हैं। बाप रे। और जो असली मालिक थी यानी हमारी जनता, वो आज एक तरह से नौकर या केवल टैक्स देने वाली मशीन की स्थिति में धकेल दी गई है। मतलब ये एक व्यवस्थागत विरोधाभास है जहां कागज पर तो अधिकार कुछ और हैं और जमीन पर सत्ता का चरित्र कुछ और ही हो गया है। मैं सोच रही थी इसे अगर आज के कॉर्पोरेट जगत के नजरिए से देखें तो ये एक रूपक की तरह है। अच्छा,
कैसे? जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अचानक से टेक ओवर हो गया हो और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें उन्हीं शेयर धारकों ने चुना था, वो अब केवल कुछ बहुत बड़े निवेशकों के फायदे के लिए नीतियां बना रहे हैं। मतलब असली शेयर धारकों को तो कंपनी के फैसलों से पूरी तरह से किनारे ही कर दिया गया है। बिल्कुल। और इस कॉर्पोरेट टेकओवर वाले रूपक को अगर हम लेखक के तर्कों पर लागू करें तो वो बड़े निवेशक और कोई नहीं बल्कि पूंजीपति हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करती है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने आधुनिक लोकतंत्र के तंत्र को काफी हद तक अपने नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इसका मुख्य दरवाजा क्या है? चुनाव की प्रक्रिया। अच्छा। आज के समय में चुनाव लड़ना इतना अधिक खर्चीला बना दिया गया है कि समाज के किसी भी सामान्य या ईमानदार व्यक्ति के लिए उसमें भाग लेना लगभग असंभव हो गया है। चुनावी अभियानों का खर्च करोड़ों में पहुंच गया है। हाँ। और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। जाहिर सी बात है, मतलब जब चुनाव की कीमत इतनी भारी होगी तो वो पैसा कोई आम नागरिक तो अपनी जेब से नहीं दे सकता ना। बिल्कुल नहीं। वो पैसा तो वहीं से आएगा जहां वो जमा है। और यही पूंजीपतियों की एंट्री होती है। वो इन चुनावों का भारी भरकम खर्च उठाते हैं। लेकिन लेखक बहुत जोर देकर कहते हैं कि ये कोई परोपकार या दान नहीं चल रहा है यहाँ। तो क्या है ये एक विशुद्ध इन्वेस्टमेंट है। जब कोई इतना बड़ा निवेश करता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो चाहेगा ना। बिल्कुल, बिजनेस से पूरा। सत्ता में आने के बाद प्रतिनिधि इस निवेश के बदले में नीतियां उन पूंजीपतियों के पक्ष में मोड़ देते हैं। उन्हें देश के संसाधनों के दोहन और शोषण का अधिकार मिल जाता है। मतलब ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां सत्ता पूंजी द्वारा संचालित होने लगती है और नीतियां आम आदमी की सुरक्षा के बजाय सत्ताधीशों और उनके प्रायोजकों के हितों की रक्षा के लिए गढ़ी जाती हैं। तो अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपने फायदे के लिए नियम बनाने वाली बात हमने की, ये कोई हवाई या सिर्फ एकेडमिक थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके ठोस सबूत हैं। हाँ, लेखक इसे एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक और नीतिगत बदलाव से जोड़ते हैं। ये बदलाव साल 2004 और 2005 के आसपास हुआ था, अटल जी की सरकार के समय। जी, इसी दौरान तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ना एक ऐसा फैसला लिया जिसने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को लागू कर दिया। अब इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इसके पीछे के तंत्र या कहें इसके मैकेनिक्स को समझना होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना जो थी वो एक डिफाइंड बेनिफिट योजना थी। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार कर्मचारी को ये गारंटी देती थी कि रिटायरमेंट के समय जो भी उसका अंतिम वेतन होगा उसका 50% उसे आजीवन पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब ये एक पक्का सुरक्षा कवच था। और नई वाली में ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो नई पेंशन प्रणाली या एनपीएस है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है जहां कर्मचारी और सरकार दोनों अपनी तरफ से एक हिस्सा जमा करते हैं और उस पूरे पैसे को सीधा शेयर बाजार के हवाले कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब पूरा रिस्क? एकदम। बाजार ऊपर गया तो फायदा, बाजार गिरा तो कर्मचारी की बुढ़ापे की सुरक्षा भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। और शायद इसीलिए ना लेखक ने इस नई पेंशन प्रणाली को एक बहुत ही तीखा सा नाम दिया है। उन्होंने इसे झुंझुना कहा है। झुंझुना सही शब्द पकड़ा है। मतलब एक ऐसा खिलौना जो देखने में शायद बहुत आकर्षक लगे, जिसमें रंग बिरंगे वादे हों, आवाज भी खूब करे, लेकिन जब बात भूख मिटाने की हो या बुढ़ापे में एक सुरक्षित जीवन देने की हो ना, तो असल में उसका कोई ठोस उपयोग नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे लेख का सबसे बड़ा प्रहार ये झुंझुना नहीं है। तो क्या है? सबसे बड़ा प्रहार वो है जो हमने शुरुआत में उस डॉक्टर के रूपक से समझा था ना, वो दोहरा मापदंड। हाँ, लेखक यहाँ जो सवाल उठाते हैं वो नैतिक रूप से बहुत भारी हैं। वो सीधे सीधे पूछते हैं कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी ही बुरी थी, यदि ये सरकारी खजाने पर इतना ही बड़ा बोझ था कि इसे कर्मचारियों के लिए खत्म करना पड़ा, तो देश के सांसदों और विधायकों ने अपनी खुद की पुरानी पेंशन क्यों नहीं समाप्त की? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब उन्होंने कर्मचारियों पर शेयर बाजार के जोखिमों से भरी जो नई व्यवस्था थोप दी, उसे ईमानदारी से अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया? सच में यार, ये हैरान करने वाला है। अगर कोई नियम देश के हित में है
तो वो सबसे पहले नियम बनाने वालों पर ही तो लागू होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर एक 60 साल का रिटायर्ड कर्मचारी शेयर बाजार के भरोसे अपना जीवन काट सकता है, तो एक सांसद क्यों नहीं काट सकता? सही बात है। और इस दोहरे रवैये का मतलब मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा उन कर्मचारियों पर? इसका मनोवैज्ञानिक असर केवल नाराजगी भर नहीं है, ये एक बहुत गहरे विश्वासघात की भावना है। जब नियम बनाने वाले खुद को एक सुरक्षित किले में रखते हैं और बाकी पूरी वर्किंग क्लास को बाजार के तूफानों के बीच ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये कर्मचारियों को एहसास दिलाता है कि इस सिस्टम में उनके जीवन का, उनकी सुरक्षा का कोई मोल ही नहीं है। बहुत दुखद है ये केवल पैसों के नुकसान से कहीं आगे की बात है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और यहीं से एक साधारण सी नीतिगत बहस एक बड़े जन असंतोष में बदल जाती है। मैं इस बिंदु पर एक बात कहना चाहूंगी जो मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते समय बहुत उलझन में डाल रही थी। अच्छा, क्या बात थी वो? जब हम लेख में आगे बढ़ते हैं ना, तो लेखक अचानक सिर्फ पेंशन या कर्मचारियों की बात नहीं करते, हाँ, बल्कि वो देश की पूरी अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही बड़ी और कुछ हद तक डरावनी तस्वीर पेश करने लगते हैं। वो कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि? एक तरफ वो बताते हैं कि आज देश की लगभग 80 करोड़ जनता सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। बिल्कुल, ये एक विशाल आबादी है जो अपने बुनियादी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। और दूसरी तरफ महज 1% लोगों के पास देश की 40% से भी अधिक संपदा पर कब्जा है। तो मेरी उलझन ये थी कि इन 80 करोड़ लोगों के 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने का एक सरकारी कर्मचारी की 50,000 या 1 लाख रुपए की पेंशन की मांग से क्या सीधा संबंध है? मतलब ये दोनों बातें एक ही तर्क में कैसे पिरोई गई हैं? देखिए, ये इस लेख का सबसे गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण है। आमतौर पर हम पेंशन को एक मध्यम वर्ग का मुद्दा मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मुफ्त अनाज को गरीबी का मुद्दा मानते हैं। लेकिन लेखक इन दोनों को एक अदृश्य धागे से जोड़ते हैं, और वो धागा है भविष्य की असुरक्षा का खौफ। भविष्य की असुरक्षा? हाँ, आप इसे इस तरह देखिए। जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान यह देखता है कि देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजी से सिर्फ 1% लोगों की तिजोरियों में सिमट रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें लगातार महंगी हो रही हैं, तो वो अपने चारों ओर एक भयानक आर्थिक खाई को बनते हुए देखता है। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग या गणित का मामला नहीं है, मतलब ये एक सर्वाइवल का खौफ है। एकदम सही पकड़े आप। कर्मचारी ये देख रहा है कि अगर उसने वो गारंटी वाली पुरानी पेंशन छोड़ दी और अगर शेयर बाजार गिर गया और उसकी एनपीएस डूब गई, तो उसके पास बुढ़ापे में कोई सेफ्टी नेट बचेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं बचेगा। और बिना सेफ्टी नेट के वो सीधे उस 80 करोड़ की लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा। यही तो वो आहा मोमेंट है जैसे लेखक समझाना चाहते हैं। पेंशन की ये मांग वास्तव में उसी गहरी खाई में गिरने का डर है। जब कर्मचारी बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा होता है ना, जब उसके शरीर में काम करने की वो ताकत नहीं बचती, तब वो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी ऐसे झुनझुने पर भरोसा नहीं कर सकता जिसका कंट्रोल बाजार की ताकतों के पास हो। जाहिर सी बात है। उसे पता है कि एक बड़ी बीमारी या बाजार का एक क्रैश उसे सीधे उस 5 किलो अनाज वाली स्थिति में धकेल सकता है। बाप रे। इसलिए ये मुद्दा अब केवल एक आर्थिक सौदेबाजी नहीं रहा है, ये आत्मसम्मान, एक सुरक्षित वृद्धावस्था और एक भयानक रूप से असमान होती दुनिया में खुद को बचाए रखने की एक बुनियादी लड़ाई बन चुका है। लेखक इसे केवल अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि एक गंभीर नैतिक और राजनीतिक संकट मानते हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ निकलता है जब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है जहां एक तरफ 80 करोड़ बनाम 1% की खाई का डर है, दूसरी तरफ सरकार का वो डॉक्टर वाला दोहरा मापदंड है और बीच में कर्मचारी का विश्वासघात का एहसास है। जाहिर है जब अविश्वास इतना गहरा होना तो लोग न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, और यहाँ स्रोत सामग्री देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को भी सामने रखती है। जी, सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी व्याख्या है वो इस पूरी बहस के मायने पलट कर रख देती है। ये कानूनी व्याख्या बहुत ही शक्तिशाली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई अलग अलग मामलों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये स्थापित किया है कि पेंशन किसी भी तरह की दया या अनुग्रह नहीं है। मतलब कोई खैरात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में जैसे चैरिटी या ग्रेस कहा जाता है, पेंशन वो बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया है, स्थगित प्रतिफल यानी डेफर्ड कंपनसेशन। अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझे तो ये एक तरह की अनिवार्य गुल्लक की तरह है ना?
मतलब कोई सरकारी इनाम नहीं है ये। बिल्कुल एक गुल्लक की तरह ही है। जब कोई कर्मचारी नौकरी शुरू करता है तो उसके पूरे जीवन भर के श्रम का, उसके पसीने का एक हिस्सा हर महीने रोक कर रखा जाता है। मतलब ये उसकी अपनी कमाई है जिसे बुढ़ापे के लिए स्थगित या टाल दिया गया था। एकदम सही। तो सरकार जब पेंशन देती है तो वो कोई एहसान तो कर नहीं रही है, वो बस कर्मचारी की ही रोकी हुई गाड़ी कमाई उसे वापस लौटा रही है। और शब्दों के इस छोटे से बदलाव, दया से लेकर अधिकार तक, इसका जो असर होता है ना, वो बहुत व्यापक है। जब सुप्रीम कोर्ट इसे कानूनी अधिकार घोषित कर देता है तो आंदोलनकारियों को एक बहुत बड़ी नैतिक और कानूनी ताकत मिल जाती है। जाहिर है ये लड़ाई सिर्फ बुढ़ापे की वित्तीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती, ये श्रम के सम्मान यानी डिग्निटी ऑफ लेबर का एक बुनियादी मुद्दा बन जाती है। सही बात है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी सरकार और देश की सेवा में लगा दी हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके जीवन भर के श्रम के फल को महज एक दया बताकर बाजार के उतार चढ़ाव के हवाले कर दिया जाए, जबकि नियम बनाने वाले खुद उसी खजाने से जीवन भर की फुल गारंटी ले रहे हों। तो इन सभी तर्कों को एक साथ देखने पर तस्वीर बहुत स्पष्ट और गंभीर हो जाती है। एक तरफ हमारे पास पूंजीवाद द्वारा संचालित वो व्यवस्था है जो शासकों और जनता के लिए अलग अलग पैमाने रखती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो डरावनी आर्थिक खाई है जो सर्वाइवल का खौफ पैदा कर रही है। और तीसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत का वो एकदम स्पष्ट आदेश है जो इसे कर्मचारी का अधिकार बताता है। तो इन सब तथ्यों को पटल पर रखने के बाद लेखक आखिर में अपनी बात को किस दिशा में ले जाते हैं, मतलब वो सरकार के सामने क्या विकल्प रखते हैं? लेखक अपने लेख का अंत एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी के साथ करते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की ये मांग अब सिर्फ 1-2 राज्यों या कुछ हजार कर्मचारियों का मुद्दा नहीं रह गई है। तो क्या बन गई है? ये पूरे देश में एक बड़े और संगठित आंदोलन का रूप ले रही है। जहां जहां ओपीएस लागू नहीं हुई है वहां कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। लेखक की चेतावनी ये है कि यदि समय रहते इस दर्द, इस असुरक्षा और इस विश्वासघात की भावना को नहीं समझा गया ना, तो पुरानी पेंशन की ये चिंगारी पूरे देश को आंदोलित कर देगी। बाप रे। और यदि ऐसा होता है तो उससे पैदा होने वाली अशांति और व्यवस्था के चरमराने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। एक तरह से देखा जाए तो लेखक ने सरकार को एक बिल्कुल स्पष्ट दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, और वो दोराहा ये है, पहला विकल्प तो ये है कि सरकार इस विरोधाभास को नजरअंदाज करती रहे, अपनी बनाई व्यवस्था पर अड़ी रहे और देश को असंतोष, हड़तालों और एक बड़े संघर्ष की आग में झोंक दे, जो कि बहुत खतरनाक है। और दूसरा विकल्प ये है कि वो कर्मचारियों की इस न्याय संगत और कानूनी तौर पर वैध मांग को स्वीकार करे और समाज में समानता की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ाए। लेकिन इन दोनों विकल्पों से परे लेखक एक अंतिम और सबसे मारक समाधान सुझाते हैं। और वो मारक समाधान वही है जहां से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी, है ना? समानता का असली टेस्ट। एकदम सही। लेखक का कहना है कि अगर सरकार को वाकई ये लगता है कि नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस इतनी ही शानदार है, इतनी आधुनिक और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, तो वो सच्चे लोकतंत्र का परिचय दे। बिल्कुल। सरकार एक समान व्यवस्था लागू करे, यानी जो नियम देश के सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी के लिए है, वही नियम देश के कानून बनाने वालों यानी सांसदों और विधायकों के लिए भी होना चाहिए। यही तो बात है। अगर बाजार का जोखिम उठाना है तो सब उठाएं, और अगर गारंटी वाली सुरक्षा चाहिए तो वो भी सबको मिले। मतलब ये एक ऐसा समाधान है जो तुरंत इस पूरी बहस का फैसला कर देगा। और यही इस पूरे लेख का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक निष्कर्ष भी है। ये सिर्फ पेंशन व्यवस्था में सुधार की बात नहीं है, ये एक गहरे लोकतांत्रिक सुधार की बात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि कानून की नजर में सब समान है। बिल्कुल। जब तक शासक वर्ग खुद को उन कड़े नियमों और बाजार के परिणामों से बचाता रहेगा जो वो आम जनता और कर्मचारियों पर थोपते हैं, तब तक हम एक सच्चे, पारदर्शी और जन केंद्रित लोकतंत्र होने का दावा कर ही नहीं सकते। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि द पेंशन पैराडॉक्स कोई रूखा सा रिटायरमेंट फंड का या बजट के घाटे का तकनीकी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कि क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने सामान्य नागरिकों और अपने शासकों को
एक ही तराजू में तौलने का साहस रखती है या नहीं। ये एक लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ जहां राजा तो बदल गए, लेकिन प्रजा के प्रति जो संवेदनशीलता थी ना, वो पूरी तरह गायब हो गई। सही बात है। ये लेख हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम नागरिक शास्त्र की किताबों में जो समानता के आदर्श अधिकार बढ़ते थे, उन्हें आज के असल जिंदगी की नीतियों में कैसे उतार सकते हैं। ये सिर्फ पैसे का नहीं, ये नियत का सवाल है। एकदम सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। हमने पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन की बहस के पीछे छिपे सत्ता के खेल, असमानता के डर और कानूनी अधिकारों को डिकोड किया जी। लेकिन जाने से पहले इस पूरी स्रोत सामग्री की बुनियाद से निकला एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर करेगा। एक ऐसा विचार जो इस चर्चा को ना एक कदम और आगे ले जाता है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी देश के कानून बनाने वालों की अपनी खुद की वृद्धावस्था की सुरक्षा जनता के ही पैसे से पुरानी पेंशन के जरिए 100% सुरक्षित है, और उसी देश के लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और जोखिमों पर छोड़ दिया गया है, तो क्या आज के समय में पब्लिक सर्विस या जनसेवा की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई है? बहुत ही गहरा सवाल है। या क्या भविष्य में हमारे लोकतंत्र का अगला सबसे बड़ा सुधार कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं, बल्कि शायद कोई ऐसा सख्त संवैधानिक नियम होगा जो ये तय करे कि कानून बनाने वालों को मिलने वाली कोई भी आर्थिक सुविधा देश के सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं से 1 इंच भी बेहतर नहीं हो सकती? क्या उस दिन जब शासक और शासित एक ही नाव में बैठे होंगे, तब जाकर बनने वाले नियम कानून अधिक न्याय संगत, अधिक सुरक्षित और अधिक मानवीय बनेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से मनन करने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे की परतों को खोलने के लिए आपका धन्यवाद। सीखते रहिए, जानकारी जुटाते रहिए और सबसे जरूरी बात, व्यवस्था से सही सवाल पूछते रहिए।